हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नेम है धारा घनत्व। धारा घनत्व, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि धारा घनत्व होता क्या है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया। हमारे पास धारा थी तो फिर धारा घनत्व लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखिए छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है इस टाइप से, और ये जो चालक है इस टाइप से यहाँ पर इसका एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद। यहाँ पर मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ A1। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये मान लीजिए A2 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A3 है। इसमें से यहाँ पर मान लीजिए I1 है, मान लीजिए यहाँ से I1 धारा आई, ठीक है, यहाँ पर I2 हो गई और यहाँ पर I3 हो गई। यही धारा है I1 I, यहाँ पर मान लीजिए I2 और यहाँ पर I3 धारा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सोच करके देखिए कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से गुजरेंगे वही उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A2 में से गुजरेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A3 में से गुजरेंगे। अगर आप इन तीनों में रिलेशंस देखना चाहें, देखिए सिंपल सी बात है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि A3 बड़ा है A2 से और A2 बड़ा है A1 से। एरिया में तो ये रिलेशन हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर धारा में देखें तो धारा में क्या रिलेशन होगा। I1 I2 और I3 इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एरिया बढ़ता जाएगा वहाँ पर धारा का मान जो है वो बढ़ता जाएगा या धारा का मान घटता जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, धारा की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से इस A1 से गुजर रहे हैं उतने ही A2 से गुजरेंगे और उतने ही जो है A3 से गुजरेंगे। यानी ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि यूनिट टाइम में पास होने वाला चार्ज, फ्लो होने वाला चार्ज तो सेम है। दैट मीन्स I1 I2 I3 हमारी सेम है। तो फिर यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का है, इस I1 I2 और I3 में किस चीज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि यहाँ धारा तो सेम है लेकिन धारा का घनत्व सेम नहीं है। यानी कि यूनिट एरिया से, यूनिट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो धारा है उसकी वैल्यू बदल रही है। ठीक है, यहाँ पर एरिया कम है तो धारा का घनत्व ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा टाइटली वो क्रॉस हो रहे हैं। एरिया बढ़ा तो उनको थोड़ा सा, उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, यहाँ पर और बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमें समझ में आती है कि एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसे हम बोलते हैं धारा घनत्व। ठीक है, यानी कि धारा तो समान है लेकिन धारा घनत्व जो है वो डिफरेंट है। अब धारा घनत्व जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है इसे हम दर्शाते हैं J से दर्शाते हैं। और धारा घनत्व होता क्या है, बहने वाली धारा, लेकिन कहाँ पर बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसके बाद हम लंबवत की भी बात करेंगे। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, अब मान लीजिए एक क्षेत्रफल में I धारा प्रवाहित हो रही है तो हम क्या कहेंगे, टोटल जो हमारी धारा होगी एकांक में निकालने के लिए उसे टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास धारा घनत्व आ जाएगा। धारा घनत्व यहाँ पर लिख देते हैं, धारा घनत्व क्या हो जाएगा, धारा बटे में क्षेत्रफल। यानी कि यूनिट एरिया के अंदर जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम बोलेंगे धारा घनत्व। अब धारा घनत्व का अगर हम ऑर्डर लगाएं, धारा घनत्व देखिए, मान लीजिए यहाँ पर J1 है, यहाँ पर इसके लिए J2 है और इसके लिए J3 है। अब देखिए I1 I2 I3 तो हमारी सेम है। ठीक है, J1 J2 और J3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा I1 बटे में A1, I2 बटे में A2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा I3 बटे में A3। अब देखिए I1 I2 तो हमारी सेम है लेकिन जो हर है इनका, यानी कि जो बटे में है हर, A1 A2 और A3। अब A3 सबसे बड़ा है बटे में, बटे वाली जब सबसे चीज़ बड़ी होती है तो सामने वाली चीज़ उतनी ही छोटी हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलेगा J3 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा J2 होगा और उससे बड़ा कौन होगा, सॉरी J3 सबसे छोटा होगा, J2 उससे, और J1 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर धारा घनत्व जो है, धारा तो सेम है लेकिन धारा घनत्व क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिफाइन किया कि धारा घनत्व जो होता है धारा बटे में क्षेत्रफल, यानी कि I
से दिखाते हैं धारा को और बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में देनी है कि जो धारा घनत्व है, सबसे पहले अगर इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा एम्पियर और ये हो जाएगा मान लीजिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी विमा की बात करें तो a बटे में t⁻², यानी कि ये हो जाएगा a1t-2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मीटर की बात हो रही है, मीटर की। ठीक है, तो मीटर में हम यहाँ पर L2 लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 L-2। ठीक है, L-2, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो हो गई विमा की बात और ये हो गया इसका मात्रक। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो धारा घनत्व अब आता है, ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट स्टक कर रहा होगा आपके माइंड में, क्या कि धारा तो हमने ली थी कैसी? अदिश राशि। धारा को हम अदिश मान करके चले थे, लेकिन उसमें सदिश के भी गुण थे, इसलिए हम ना तो उसे अदिश मान रहे थे, ना हम उसे सदिश मान रहे थे, हम उसे क्या मान रहे थे? हम उसे प्रदिश राशि मान रहे थे, प्रदिश राशि मान रहे थे। ठीक है, और अब अगर हम इसके लिए देखें धारा घनत्व, तो धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें धारा को सदिश रूप में लेना होगा ना, तो वहाँ पर हम धारा न लेकर के धारा घनत्व का यूज़ कर लेंगे। इसीलिए हमने इस टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है कि जब हम ओम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे, ठीक है, जहाँ भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है धारा का सदिश रूप जब लेना होगा, तब वहाँ पर आप धारा न लेकर के धारा घनत्व के टर्म्स में आप जो है डेरिवेशंस करेंगे। दैट मीन्स धारा का सदिश रूप जब हम लेते हैं तो धारा घनत्व के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी करके निकालो, यानी कि धारा से बात नहीं बनी, तो हमने धारा घनत्व एक टर्म को डिफाइन किया जो कि एक सदिश राशि होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, देखिए सिंपल सी बात, एकांक क्षेत्रफल की बात तो समझ में आई, लेकिन यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल जो है उसमें से लंबवत गुजरनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल कैसा भी हो सकता है, लेकिन उस एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है वही होती है हमारी धारा घनत्व। अब देखिए, हमने हमारे पहले ही चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट किया था जहाँ पर हमने देखा था, जो हम क्षेत्रफल ले रहे थे, क्षेत्रफल के लिए हमने एक क्षेत्रफल सदिश की एक डेफिनेशन देखी थी, यानी क्षेत्रफल सदिश के बारे में जाना था। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? मान लीजिए हम कोई भी एरिया ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने ये एरिया लिया, ठीक है, इस एरिया के लंबवत एक लंबवत सदिश होता है जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। मान लीजिए ये हमने एरिया कुछ इस टाइप से लिया है, ठीक है, मान लीजिए एक एरिया लिया हमने इस टाइप से, तो इससे लंबवत एक क्षेत्रफल सदिश होगा जिससे आगे और इसके पीछे दोनों तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा एरिया है, तो इस एरिया के लंबवत, ठीक है, इस टाइप से हमने एरिया लिया है, इस एरिया के लंबवत अंदर की ओर और इस तरह बाहर की ओर, यानी अंदर की ओर बाहर की ओर दोनों तरफ जो है एक सदिश वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, एक सदिश वेक्टर हम डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, यानी कि ये तो हमने सिर्फ डायरेक्शन को दिखाया है, अगर हम वेक्टर को डिफाइन करें इस टाइप से ए वेक्टर, तो ये हो जाता है क्षेत्रफल सदिश। तो सिंपल सी बात ये हमें ध्यान रखनी है कि हमने डिफाइन किया अभी कि J1 जो है वो एक सदिश है। J1 क्या है? एक सदिश है। अगर वो एक सदिश है तो उसकी डेफिनेटली दिशा भी होगी। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है ये इसके समांतर होती है, यानी कि J की डायरेक्शन जो है, यानी कि धारा घनत्व की दिशा, यानी कि धारा घनत्व, ये लिखें कि धारा घनत्व प्रति समांतर होता है, प्रति समांतर होता है किसके? होता है किसके? ए वेक्टर के, यानी कि क्षेत्रफल सदिश के। और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो खुद क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो धारा घनत्व भी क्या होगा? उससे लंबवत होगा। तो धारा घनत्व यानी कि जे वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? एरिया के। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल के लंबवत होगा लेकिन क्षेत्रफल सदिश के प्रति समांतर होगा, समांतर या प्रति समांतर हो सकता है। ठीक है, समांतर लिखे हम डायरेक्टली कि धारा घनत्व के समांतर होता है। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि मान लीजिए इस टाइप से हमारी धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, मान लीजिए क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल हमें कुछ इस टाइप से दिया है और इससे इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस डायरेक्शन में है और धारा हमारी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए धारा हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा? अब यहाँ से हमें अगर धारा घनत्व फाइंड आउट करना है, अब धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? J बराबर I बटे में A।
I बटे में A। लेकिन हमें पता है कि या तो हमें धारा को ए वेक्टर की डायरेक्शन में लाना है या फिर हमें ए वेक्टर को धारा की डायरेक्शन में लेकर के जाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से ये कहें कि I बराबर J इंटू ए, ठीक है, ये करें, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पर हमें जो एरिया है वो इसके लंबवत लेना होगा, तो हमें जे ए कॉस थीटा लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ए इस डायरेक्शन में है, इसके साथ थीटा की डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा I बराबर जे ए कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि सिंपली जो हमारा जे वेक्टर है, ठीक है, जे वेक्टर है, यदि जे वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सदिश हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें धारा मिल रही है, और धारा बराबर जे ए कॉस थीटा हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसका मतलब है कि I के डायरेक्शन में हम ए को लेकर के गए। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में, इसी ए कॉस थीटा की डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, जे वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, जे वेक्टर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम जे के लिए रिलेशन निकालना चाहे तो जे वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I बटे में ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा रिलेशन। और यहाँ से हमें पता चला कि जे की डायरेक्शन हमेशा जो है क्षेत्रफल सदिश के समांतर होती है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश के समांतर होती है, तो धारा की दिशा में हमने क्षेत्रफल जो हमारा सदिश है वो ले लिया। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, तो सिंपली ये हमारा हो जाता है I बटे में ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए धारा घनत्व तो हमने देख लिया है, धारा घनत्व तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी है कि जो हमने हमारा ओम का नियम किया था, ठीक है, ओम का नियम हमारा है V बराबर IR। ठीक है, अगर हम इसका सदिश निरूपण करना चाहें, अब देखिए सदिश निरूपण करेंगे तो विभव भी हमारा अदिश है, और यहाँ से धारा तो हमें पता ही नहीं है कि अदिश है या सदिश है, यानी कि बेसिकली हमारी प्रदिश राशि है। और अगर आप कहना चाहें तो इसे अदिश राशि बोल सकते हैं, क्योंकि कम से कम अदिश होने की सारी प्रॉपर्टीज़ को ये पूरा करती है। ठीक है, तो देखिए V जो है, V की जगह अगर हम ई वेक्टर काम में लें, ठीक है, धारा जो है, धारा की जगह अगर हम धारा घनत्व काम में लें, और जो हमारा प्रतिरोध है उसकी जगह अगर हम प्रतिरोधकता को काम में लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा किसका सदिश रूप, ये हो जाएगा हमारा ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का क्या हो जाएगा, ओम के नियम का सदिश रूप हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये तो ट्रिक है याद करने की, लेकिन हमें तो ये डिराइव करना है, तो डिराइव करना है। अब यहाँ से देखिए अगर हम जे वेक्टर निकालना चाहें, जे वेक्टर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बटे में रो। ठीक है, ये आ गया, और एक बटे में रो, देखिए प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम हमारी चालकता होगी, तो इसे हम कह सकते हैं जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात कि सिग्मा हमारा क्या है, 1/रो, यानी कि प्रतिरोधकता का ऑपोजिट, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये वाला जो रिलेशन है ओम के नियम का सदिश रूप, हेडिंग डालेंगे ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, धारा घनत्व अच्छे से समझ लिया, क्यों इंट्रोड्यूस कराया ये समझ लिया कि जब भी धारा का सदिश रूप में हम धारा को लेना चाहेंगे जहाँ भी, तो हम धारा की बजाय क्या ले लेंगे, धारा घनत्व ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अब हम करते हैं ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप। चलेंगे वहीं से चलेंगे जहां से हमने ओम के नियम को प्रारंभ किया था। ओम के नियम को हमने प्रारंभ किया था कहाँ से, हमने इस तरह से एक चालक का टुकड़ा लिया था, और इसके अंदर हम समझ रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पर इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए इस एरिया में, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डेल्टा टी टाइम में इस तरह से और इतनी दूरी तय करते हैं, जिसे हमने स्मॉल डी डिस्टेंस दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो धारा प्रवाह की दर होती है, यानी जो धारा बह रही है, ठीक है, आई है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात हमने देखा था कि जो डेल्टा क्यू है हमारा, डेल्टा क्यू है वो क्या होगा, एन ई ए डेल्टा टी वी डी, सॉरी जी। ठीक है, ये हमने देखा था कि हमारा डेल्टा क्यू होता है। ठीक है, आप प्रीवियस जो हमारा डेरिवेशन था उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारी जो आई की वैल्यू आई थी, आई की वैल्यू हमारी आई थी एन ई ए, डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है, डेल्टा टी को अगर हम इधर लाएं तो हमारी धारा की वैल्यू बन जाती है, और ये वहाँ पर हमने देखा था धारा की वैल्यू हमारे पास आई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाली थी, और वहाँ से हमारे पास
धारा की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, NEAVD, ठीक है, NEAVD, जहाँ पर VD क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये है अपवहन वेग, ठीक है, VD क्या है, अपवहन वेग है, ठीक है। अगर आपने डेरिवेशन किया था जब हमने अपवहन वेग का सूत्र निकाला था और वहाँ से हम ओम के नियम की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने ये चीज़ की थी। अब देखिए VD यानी कि जो हमारा अपवहन वेग है, अपवहन वेग का सूत्र देखिए, अगर आप अपने पेजेस पलट करके देखेंगे जहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, तो वहाँ पर आया था EV/ml, ठीक है, यानी कि ये विभवांतर है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये वाली चीज़ हमारी क्या थी, औसत विश्रांति काल, जिसे हमने इस टाइप से लिखा था, ठीक है, औसत विश्रांति काल, ये हमारी जो है मास था, द्रव्यमान था, और यहाँ पर ये लेंथ थी, ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी अपवहन वेग की। ये वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर रखी थी तो हमारा I बराबर कितना आया था, NEA, VD की वैल्यू हमने रखी थी EV/μml, ठीक है, ये चीज़ हमने की थी। इनको चलो सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, एक बार तो हम बिल्कुल वही स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बटे में ml, ठीक है, बस हमने वहाँ पर जो जो चीज़ें देखिए, यहाँ पर अभी हमने देखा कि v बराबर हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए v बराबर IR है, ठीक है, v की जगह हमें E लेना है, I की जगह हमें J लेना है, और इसकी जगह हमें रो लेना है, बस इसी चीज़ को। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास I है, V है, ठीक है, और बाकी जो टर्म बची हैं वो क्या है, हमारे पास R है, यानी कि प्रतिरोध है। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि हम इनको किसी न किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए, ठीक है, इनको किसी न किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम V बराबर निकालें, V बराबर सारी टर्म्स को इधर ले जाते हैं, तो I को हम मल्टीप्लाई में रहने देंगे, ये सारी टर्म्स इधर आएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास m/L, और नीचे आएगा हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी NE²A, और यहाँ से आ जाएगा टॉ एवरेज, यानी कि जो टॉ है, ठीक है। इस L को हम इधर ले जाएंगे फिर से, ठीक है, V/L हो जाएगा, m/NE²A टॉ हो गया। A जो है हमारा, A को हम I के नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इनटू में पड़ा हुआ है सब कुछ। देखिए हमने क्या किया, L को हम यहाँ ले गए और A को हम यहाँ ले गए, इतना ही किया है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए अब हमारी कुछ चीज़ें बनने लगी हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए हमारे पास V/L, हमें पता है कि V/L क्या होता है, E होता है, I/A हमारा क्या होता है, धारा घनत्व होता है, और ये जो चीज़ बची है ये रो के बराबर होती है। तो हमारा रिलेशन आ गया, हमारे पास आ जाता है E बराबर रो इंटू J, ठीक है, E बराबर रो इंटू J। तो यहाँ से हमारे पास जो है, हमने यही है किसका सदिश रूप, ये है किसका सदिश रूप, हम कर रहे हैं ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, ओम्स लॉ का सदिश निरूपण या सदिश रूप, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कर ली है कि कैसे हमने जो है थोड़ा सा, जहाँ पर हम आगे जा कर के पूरी की पूरी चीज़ को आर मान रहे थे, ठीक है, V बराबर समथिंग इंटू I था, उस समथिंग को हम आर मान रहे थे, हमने वहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल की है। L को हम V के नीचे ले गए, जो एरिया था उसको हम I के नीचे ले गए, जो बचा वो टर्म हमारी रो है, ठीक है, और इस टाइप से हमारे पास रिलेशन आ जाता है E बराबर रो इंटू J, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर ओम के नियम की पालना होती है, और कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, जैसे आप जो है अर्धचालक युक्तियां, जो आपका चैप्टर है, आपका सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जो हमारा PN जंक्शन होता है, जो PN डायोड होता है, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर वो एक अनोमीय सर्किट होता है, यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओमीय और अनोमीय जो हमारे सर्किट्स होते हैं, परिपथ होते हैं, वो क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ओमीय और अनोमीय चालक को हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ केसेस लेकर के समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ओमीय और अनोमीय देखते ही समझ में आ रहा है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो ओमीय होंगे, और जो नहीं करेंगे वो अनओमीय होंगे, ठीक है। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR होगा, यानी कि अगर हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम वोल्टेज लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम वोल्टेज लेते हैं और धारा के मान को दर्शाते हैं, ठीक है। वोल्टेज के साथ VI अगर हम ग्राफ लेते हैं तो हमारे पास देखिए ये बेसिकली हम लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो tan थीटा आता है, यानी कि मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, सिंपली Y बराबर
mx प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यानी कि c बराबर 0 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर m और x एक्सेस पर देखिए v बराबर आई आर है, सेम यही रिलेशन है। x एक्सेस पर हमने i को लिया है और y एक्सेस पे हमने v को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो m होता है, इस m की वैल्यू होती है tan थीटा, यानी कि dy बाई dx होता है। ठीक है, ये तो आप 11th क्लास में पढ़ करके आ चुके हैं अच्छे से। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो थीटा है यही होगा हमारी स्लोप यानी कि r। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो tan थीटा निकलेगा वही होता है r, यानी कि जो ढाल होती है वही होता है प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि यहाँ से v और i के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि ये सरल रेखा की समीकरण है, आपको पता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, तब तो वो होता है कौन सा चालक, ओमिया चालक। ठीक है, अब देखिए अगर हम चालकों की बात करें, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये चालकों के लिए है। ठीक है, अगर हम सिंपल चालकों की बात करें तो चालकों में अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए हम सेम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, वी आई ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप से वी आई ग्राफ हम ड्रॉ करें तो देखिए साधारणतः जो है स्ट्रेट लाइन हमारी इस टाइप से होगी। ठीक है, तो कम, जब धारा की वैल्यूज कम है, ठीक है, जब हमारी धारा कम है यानी निम्न धारा की वैल्यू है, निम्न है धारा, उस समय तो ये ओम का नियम जो है फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक तो ये स्ट्रेट लाइन है अप्रॉक्सली, लेकिन उसके बाद जो है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कि उसके बाद वो जो है ओम के नियम की पालना छोड़ देता है, त्याग देता है, यानी कि धारा के उच्च मानों पर साधारण जो चालक होता है वो क्या हो जाता है, अनोमिया हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। इसी टाइप से अगर आप वी आई ग्राफ देखेंगे, किसके मध्य, वी आई ग्राफ, देखिए यहाँ पर आई वी ग्राफ है एक्चुअली। ठीक है, धारा की वैल्यू इस टाइप से दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप आई वी ग्राफ देखेंगे, किसके लिए, यहाँ पर हमने वी आई ग्राफ लिया है, किसके लिए, पी एन डायोड के लिए। ठीक है, पी एन डायोड के लिए जब हम पी एन डायोड के लिए आई वी ग्राफ वी आई वक्र लेते हैं तो वहाँ पर अग्रबाइस, ये स्थिति जो है वो अग्रबाइस में बनती है। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप चैप्टर वहाँ पर पढ़ेंगे तो बेसिकली आप सीखेंगे सब कुछ कि पश्च बायस और अग्रबाइस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन ना इधर मिल रही है ना इधर मिल रही है, तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन यानी कि अनोमिया है। ये चालक यानी कि अर्धचालक कैसे होते हैं, अर्धचालक अनोमिया प्रकार के चालक होते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप आइडियल गैसेस के लिए देखेंगे, ठीक है, अगर आप गैसेस के लिए देखेंगे, ठीक है, गैसों के लिए देखेंगे, तब भी हमारे पास अनोमिया टाइप का देखिए सिंपल सी बात है, अपने 11th और 12th क्लास में इस सभी तरह के ग्राफ्स आपको वक्र देखने को मिलेंगे, चालकों के लिए, गैसों के लिए और अर्धचालकों के लिए। ठीक है, हमने तो यहाँ पर केसेस इस टाइप से लिए हैं कि ओमिया और अनोमिया प्रतिरोध को, अनोमिया और ओमिया चालकों को हमें समझना है कि जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमिया होंगे और जो पालन नहीं करेंगे वो अनओमिया होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, स्टार्टिंग में नेम से शायद आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, बेसिकली देखिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ तो जान ली थी, कि बिना बैटरी के, बिना सेल के आप धारा का प्रवाह नहीं करा सकते हो। ठीक है, एक चीज़ हमने और एक डिफरेंस हमने सीख लिया था कि बैटरी जो हम सर्किट में लगाते हैं ना, जो बैटरी हम लगाते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स देती नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या करती है, हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि बैटरी क्या करती है, विभवांतर क्रिएट कर देती है, विभवांतर पैदा कर देती है। ठीक है, विभवांतर पैदा कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन हमारा फटाफट से उस बैटरी के अंदर से क्रॉस होकर के फटाफट से, यानी कि देखिए हमने वहाँ पर देखा था कि इस टाइप से हमारे पास चालक था, चालक के लिए एक साइड हमारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल था, यानी कि यहाँ पर विभवांतर क्रिएट हो गया। जैसे ही इसके बीच में विभवांतर क्रिएट हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और पॉजिटिव चार्ज भी हमारा कहाँ पर चला गया, बैटरी के अंदर चला गया। यानी कि बैटरी ने कुल मिलाकर किया क्या, बैटरी ने यहाँ पर विभवांतर पैदा कर दिया। विभवांतर पैदा करने का मतलब क्या है कि उसने कार्य किया किस पर, इलेक्ट्रॉन घुमाने पर। इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया
ऐसा कार्य किसने किया, ये कार्य इस बैटरी या इस सेल के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि विभवांतर होता ही क्या है, विभवांतर होता है कि यूनिट आवेश को, एकांक आवेश को आप क्या कर रहे हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो, यानी कि एकांक आवेश को आप क्या कर रहे हो, एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक घुमा ही तो रहे हो। ठीक है, क्योंकि विभवांतर हमने देखा था, कोई भी दो बिंदु होते हैं उनके मध्य विभवांतर क्या होता है, एकांक जो आवेश होता है उस पर किया गया कार्य ही तो होता है। ठीक है, तो घुमाने में, पूरे सर्किट में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही तो होता है विभवांतर। और ये जो विभवांतर जो बैटरी क्रिएट करती है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रही है कौन, बैटरी। कहाँ से कहाँ घुमा रही है, देखिए सिंपल सी बात, ये हमारा सर्किट था, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए एक तो सिस्टम चल रहा है हमारा बैटरी के बाहर, ठीक है, और एक सिस्टम चल रहा है हमारा बैटरी के अंदर, ठीक है। अगर आपने सेल की स्ट्रक्चर देखी हो, इस टाइप से हम जानते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर इस टाइप से हमारे पास विद्युत अपघट्य रहता है और उसके अंदर एक एनोड रहता है और एक कैथोड रहता है। ठीक है, इस टाइप से दो छड़ें लगी रहती हैं अगर हम बेसिकली कोई भी सेल की स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो है एक्सटर्नल सर्किट रहता है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है एक्सटर्नल सर्किट रहता है। एक हमारे पास मान लीजिए एनोड है और ये हमारा कैथोड है। ठीक है, अब आपको पता है कि कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुल मिला के हमारा विद्युत अपघट्य है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी जब हम विद्युत रसायन पढ़ रहे होंगे तब भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे कि इस टाइप से हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ये सेल की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है, अगर आपको पता हो, अगर आपने सेल की स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा हो, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसे हम प्रतिरोध के रूप में दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये तो हुआ बैटरी के अंदर का हिस्सा। ठीक है, ये तो हुआ बैटरी के अंदर का पोर्शन। ठीक है, इसे तो हमने डायरेक्टली इससे दिखा दिया। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव यानी कि एनोड और ये हमारा कैथोड हो गया। ठीक है, अब हम बाहर का सर्किट दिखाते हैं। बाहर जो है इस पर एक प्रतिरोध इस टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी चालक है हमारा। अब देखिए सिंपल सी बात, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होकर के बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल में घुसेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन सर्किट के बाहर तो किधर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के बाहर तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव सिरे में घुस रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की गति तो ये हो गई, और ये जो गति है ये तो क्या है, सर्किट के बाहर। तो सर्किट के बाहर नहीं, सर्किट के अंदर है लेकिन बैटरी के बाहर है। ठीक है, तो बैटरी के बाहर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं बैटरी के बाहर। लेकिन बैटरी के अंदर क्या है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैथोड से एनोड पर जा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर एनोड से कैथोड जा रहे होंगे। यानी कि अंदर बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अंदर जो है अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, तो बीच में भी तो मूव कर रहे होंगे। तो बीच में मूव कर रहे हैं यानी कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि बैटरी अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर एक्चुअल में जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। यानी कि सिंपल सी बात देखिए, बैटरी के अंदर और बैटरी के बाहर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने में बैटरी ने काम तो किया है, तो टोटल कार्य यानी कि बैटरी के अंदर प्लस बाहर, अंदर प्लस बाहर जो हमारा टोटल कार्य होता है वही होता है हमारा बैटरी का ईएमएफ।
बैटरी का ईएमएफ होता है एक इलेक्ट्रॉन को उठाओ, यहाँ से बैटरी के अंदर भी घुमाओ और वहाँ से बाहर से घुमाकर वापस यहाँ तक लेकर आओ। एक चक्कर पूरा करने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक ऐसा विभवांतर होता है, बेसिकली ये विभवांतर है। ठीक है, ये क्या है, एक विभवांतर है जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यानी एकांक आवेश को क्या करता है, पूरे सर्किट में बैटरी के अंदर और बाहर दोनों में टोटल घुमाने में जो कार्य हमने किया है वही क्या हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लेकर के आ रहे हैं। 20 वोल्ट की बैटरी ला रहे हैं, इसका मतलब उस जो बैटरी है उसका जो है, उस बैटरी का ईएमएफ कितना है, एक्चुअल में ईएमएफ कितना है, 20 वोल्ट है। अब हम बैटरी लेकर के आए, बैटरी को हमने जोड़ दिया, हमारा कोई भी सर्किट था XYZ। ठीक है, मान लीजिए हम स्कूल में आप जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं वहाँ पर भी आप छोटी सी बैटरी कनेक्ट करते हैं, उस टाइप का, या कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, आपने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट की और आपने वोल्टमीटर से देखा कि ये एक्चुअल में 20 वोल्ट जो है, 20 वोल्ट विभवांतर आपको प्रोवाइड नहीं करवा रही है। मान लीजिए जितनी वोल्टेज आपको चाहिए, आपको 20 वोल्ट चाहिए, लेकिन आपको वो एक्चुअल में 18 वोल्ट ही प्रोवाइड करवा रही है। तो बाकी का जो 2 वोल्ट है वो कहाँ गया। ठीक है, आप जाओगे दुकानदार के पास कि मैंने बोला था आपको 20 वोल्ट की बैटरी देने को, आपने जो बैटरी दी है उस पर 20 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन वो काम जो कर रही है वो 18 वोल्ट के जितना ही कर रही है, यानी वोल्टेज एक्चुअल में जो मिल रही है वो मुझे तो 18 वोल्ट ही मिल रही है। तो यहाँ पर आपको जाकर के दुकानदार से लड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसने तो आपको 20 वोल्ट की ही दी है, लेकिन आप चाहते हो कि हमें बैटरी के बाहर भी 20 वोल्ट मिले, बैटरी के बाहर भी 20 वोल्ट मिले। तो आपको ये भी देखना होगा ना कि बैटरी के अंदर घुमाने में भी तो कुछ कार्य खर्च हो चुका है। ठीक है, यानी कि बैटरी के अंदर भी तो घुमाने में कुछ कार्य खर्च होगा, और वही कार्य जो खर्च हो गया वो 2 वोल्ट का है, इसलिए आपको 20 की जगह 18 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि जो ईएमएफ होता है वो होता है अंदर प्लस बाहर, अंदर कुछ खर्च हो जाता है, तो हमें एक्चुअल में जो मिलता है बाहर वाले सर्किट के लिए वो तो उससे थोड़ा कम होता है, होगा 18 वोल्ट। यानी कि हमने 20 वोल्ट की बैटरी लाई, 2 वोल्ट हमारा खर्च हो गया, हमें मिला 18 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट इसके अंदर खर्च हो गया। बाहर जो मिला, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में बाहर वाले सर्किट के लिए जो मिला वो 18 वोल्ट ही रह गया। तो बैटरी जो है बाह्य सर्किट में घुमाने के लिए जितना कार्य देती है, जितना विभवांतर हमें इन दोनों टर्मिनल्स पर बाहर के लिए बचा करके देती है, वो होता है इसकी टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन होती है, दैट इज टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, तो अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है बच्चों में कि टर्मिनल वोल्टता और ईएमएफ में वो डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो बैटरी अपने लिए जो कार्य उसको करना है वो अपने लिए काम करके बाहर के लिए जो छोड़ रही है, बचा करके दे रही है, बाहर वाले सर्किट में घुमाने के लिए जितना कार्य होता है वो होती है टर्मिनल वोल्टता, और अंदर और बाहर दोनों के लिए जो होता है वो होता है, जो टोटल कार्य होता है वो होता है ईएमएफ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए अब जो हमने समझा उसको एक बार सभी को समेटते हैं। ठीक है, अच्छे से समेट करके चलते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझी है कि टोटल ईएमएफ, टोटल जो बैटरी कार्य करती है एक इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर और बाहर घुमाने के लिए, ठीक है, वो होता है ईएमएफ। अब बैटरी का जो ईएमएफ है वो बराबर होगा एक तो उसने जो है बैटरी के अंदर ही कुछ खर्च कर दिया। अब देखिए बैटरी के अंदर कैसे होगा, मान लीजिए ये हमारी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर स्मॉलर जो है रेजिस्टेंस था, ठीक है, और आई धारा प्रवाहित हुई, तो इसके अंदर से क्रॉस होने में, अब देखिए सर्किट ही हम बना लेते हैं एक बार पूरा। ये हमारा कैपिटल आर है, धारा यहाँ भी आई हमारी फ्लो हुई, ठीक है। इसके अंदर का जो भी रुकावट थी, जो भी रेजिस्टेंस थी, हमने उसको स्मॉल आर माना और बाहर जो है हमने उसको कैपिटल आर माना। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ वोल्टेज है बाहर वाले सर्किट को मिली, वो तो हम लिखते हैं V से, ठीक है। बाहर वाले सर्किट को जो मिले उसे हम लिखते हैं V से, ठीक है। और अंदर जो यूज़ हो गई उसे हम स्मॉल v से लिखते हैं, ठीक है। ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v है, तो स्मॉल v हमारा क्या हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर,
ठीक है, ये तो है सर्किट के अंदर, और सर्किट के बाहर जो मिल रहा है दैट इज V, ये है हमारी टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि बैटरी जो है बाहर वाले सर्किट के लिए इन दोनों सिरों के मध्य, इन दोनों टर्मिनल्स पर बाहर वाले सर्किट के लिए कितना कार्य कर रही है, वो हो जाएगी टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टोटल जो वर्क डन किया, अंदर जितना वर्क डन हुआ, अंदर हुआ इसके बराबर, यानी कि आंतरिक जो है, और प्लस में बाह्य यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें समझ में आता है, इसे हम वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। अब देखिए यहाँ से ईएमएफ को हम कुछ ई से दिखाते हैं, ठीक है, ई से दिखाते हैं इस टाइप से। ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध इंटू में धारा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा V। तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया कि ये तो है ईएमएफ यानी टोटल अंदर और बाहर घुमाने में किया गया कार्य, ये अंदर घुमाने में किया गया कार्य, और ये हो जाएगा बाहर, केवल बाहर घुमाने में किया गया कार्य, या फिर इसे हमने डिफाइन किया है किस नाम से, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप सब लोगों के लिए, कि ये जो है ये एक्चुअल में फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ईएमएफ जो होता है हमारा, वो IR प्लस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। अब देखिए, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल R रेजिस्टेंस हमने लगाया है, बाहर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस स्मॉल r है, धारा हमारी I ही प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा स्मॉल IR तो है ही, ये V बराबर क्या हो जाएगा I, लेकिन कैपिटल R। ठीक है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये बाह्य प्रतिरोध है जो हमने बाहर लगाया हुआ है सर्किट के। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने ईएमएफ को अच्छे से समझ लिया है। ईएमएफ को अगर आप इस टाइप से चाहते हैं कि आप वहाँ पर ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं, शॉपकीपर को ही कहना चाहते हैं कि हमें तो जितनी टर्मिनल वोल्टेज बाह्य सर्किट के लिए, मान लीजिए अगर आप शॉपकीपर को कहना चाहते हैं कि हमें तो ऐसी बैटरी दो जो कि हमें 20 वोल्ट ही टर्मिनल वोल्टता दे। ठीक है, पहले जो लेकर गए थे 20 लिखा था लेकिन 18 दी, अब आप उतनी दो कि वो 20 वोल्ट दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टर्मिनल वोल्टता के लिए क्या करोगे आप, कि जो इसका ईएमएफ है टोटल बैटरी का, उसमें से आंतरिक जो है उसे घटा दोगे। तो यहाँ से ये रिलेशन आता है हमारा किसके लिए, टर्मिनल वोल्टता के लिए। ठीक है, इसको घटा देंगे। अब शॉपकीपर क्या कर देगा, आपको जितना उसका है इंटरनल वो घटा करके आपको उतनी टर्मिनल वोल्टता की बैटरी दे देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या फिर आप खुद कैलकुलेशन पहले से करके जाएंगे और उसके बाद शॉपकीपर को बोलेंगे कि हाँ हमें जो है आप थोड़ी बड़ी बैटरी दो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, और अगर आप आंतरिक प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध ही निकालना चाह रहे हैं, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सी बात, यहाँ से इसी को हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, V बराबर EMF माइनस IR, इसे हमें निकालना है तो इसको एक साइड रखेंगे। ठीक है, जो है हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि I बराबर, इसको इधर लेंगे और इसको यू लेकर के जाएंगे, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो यहाँ से R हमारा क्या हो जाएगा, ये बटे में ये। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि हमारा जो ईएमएफ है उसमें से टर्मिनल वोल्टेज को घटा करके और उसे आई धारा जो है हमारी धारा की वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, तब हमारा आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा। अब ये V बराबर क्या है, इसे आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस V बराबर हमारा I कैपिटल R है। ठीक है, और बटे में I है, तो ये भी आप इसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसी को हमने जस्ट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, ये हो जाएगा हमारा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध अगर हमें निकालना हो तो इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है किसी भी बैटरी का, वो क्या होता है कि उसका जो इंटरनल सर्किट है, जो आपने जो है जो आपने एनोड और कैथोड लगाए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, जो इंटरनल सर्किट है उसी के कारण तो होगा। तो जो आपका स्मॉल r होता है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों पर, जैसे जो है R डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। ठीक है, जो विद्युत अपघट्य है आपका, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। धारा जो आपने प्रवाहित की है उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और उनके जो इलेक्ट्रोड है उसका जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे रिलेशंस आप देख लेंगे कि R जो है वो इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों की सांद्रता पर, ठीक है, इलेक्ट्रोडों की सांद्रता पर और टेम्परेचर पर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप लिख सकते हैं
लिख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली को हम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, ठीक है। और इसी टाइप से टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों की सांद्रता, इलेक्ट्रोडों की सांद्रता, ठीक है। और यह हो जाएगा विद्युत धारा, कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोडों के, यहाँ पर इलेक्ट्रोडों लिखेंगे, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रोडों, क्योंकि इलेक्ट्रोडों पर हीट तो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल और तापमान, ठीक है। तो बेसिकली देखिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, एरिया जो है बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध घटेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर धारा की वैल्यू बढ़ाएंगे तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे अगर इलेक्ट्रॉनों की तो भी इलेक्ट्रॉनों की, तब भी हमारे पास क्या होगा, जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज जो है हमने ईएमएफ के बारे में अच्छे से पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जानेंगे जो हमारा किर्चॉफ लॉ है, ठीक है। किर्चॉफ लॉ जानेंगे, और उसके बाद जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसे भी हम सत्यापित करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं किस टाइप से होता है, हमने जो है धारिता चैप्टर में किया था, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था धारिता चैप्टर में, और उसका सिंपली डेरिवेशन हमने किया था कि किस टाइप से हम जो पांचवा हमारा प्रतिरोध होता है उसे नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है अगर इनका दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली थी हमारी पिछली वीडियो में, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो हम किर्चॉफ लॉज का यूज़ करके हमारी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ पर हम पहले किर्चॉफ लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है किर्चॉफ लॉज का व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो है वो यूज़ करके उसका डेरिवेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।